एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 हमें यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस ए बटे एक्स प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x प्लस वाई प्लस ए बटे एक्स प्लस वाई प्लस बी। देखिए बच्चों हम यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ पे चूंकि x प्लस वाई आपको देखने को मिल रहा है तो इसकी पहचान आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे x प्लस वाई को जो है आपको t मान के चलना पड़ेगा। तो बच्चों हम सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे, हमने माना कि यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो t के इक्वल। अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो अपने पास क्या आएगा, इस अवकलन समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर लेते हैं। x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx और t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे dy बटे dx बराबर अपने पास क्या आएगा, dt बटे dx और माइनस का 1। तो बच्चों ये दोनों ही वैल्यू जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आप देखिए समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे t माइनस ए बट्टे में t माइनस बी। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो भी रख देते हैं, यहाँ पे आएगा dt बटे dx और माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों t प्लस ए बट्टे में t प्लस बी। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास सबसे पहले मैं इस पद का पक्षांतरण करके इधर लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे dt बटे dx माइनस 1 बराबर में t प्लस ए बटे t प्लस बी के जो गुणा में है वो आएगा आपके पास t माइनस बी और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे t माइनस सी। जब माइनस का 1 इधर जाएगा बच्चों तो ये बनेगा यहाँ पे dt बटे dx बराबर में यहाँ पर आएगा t प्लस ए के गुणा में t माइनस बी और बट्टे में आएगा बच्चों यहाँ पे t प्लस बी के गुणा में t माइनस ए और प्लस का आ जाएगा 1। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो अपने पास यहाँ पे लघुत्तम आएगा t प्लस बी, यहाँ पर साथ में गुणा में आएगा t माइनस ए। तो लघुत्तम के रूप में हमें बट्टे में t प्लस बी और t माइनस ए यहाँ पे लेना होगा। तो देखिए बच्चों अंश में क्या रहेगा, यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल आएगा, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ बच्चों। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा अंश में टी स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा माइनस का बी टी, फिर आएगा बच्चों प्लस का ए टी और फिर आएगा माइनस का ए बी। प्लस में जब इस पद का गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो बच्चों इन दोनों पदों का गुणनफल ही यहाँ पे आपको लिखना होगा जो कि किस रूप में आपको प्राप्त होगा, ये आएगा बच्चों टी स्क्वेयर माइनस का ए टी प्लस का बी टी और माइनस का ए बी। तो बच्चों आपको यहाँ पे इस प्रकार का पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस ए टी से प्लस ए टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी टी से प्लस बी टी कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर यानी कि 2t स्क्वेयर और माइनस ए बी और माइनस ए बी यहाँ पे माइनस का 2 ए बी हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा dt बटे dx बराबर में 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा टी स्क्वेयर माइनस का ए बी, क्योंकि मेरे पास 2t स्क्वेयर आएगा और 2 ए बी आएगा। उन दोनों में से मैंने यहाँ पे 2 ले लिया कॉमन और बट्टे में मेरे पास अभी भी यहाँ पे t प्लस बी और यहाँ पर बचेगा t माइनस सी। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ से चरों का पृथक्करण करता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा t का पद है, ये dt की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे dx आएगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे करेंगे चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों चरों का पृथक्करण करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा t प्लस बी, इसके गुणा में आएगा t माइनस ए, बट्टे में बच्चों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टी स्क्वेयर माइनस का ए बी और यहाँ पर आएगा dt और 2 को मैं यहीं पे रखूँगा और इसके साथ लग जाएगा यहाँ पे dx। चरों का पृथक्करण करने के बाद में बच्चों हम करते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन। चूंकि 2 अचर राशि इसलिए समाकलन से आएगा बाहर और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आएगा, जब t प्लस बी को t माइनस ए से गुणा करेंगे बच्चों तो आपके पास टी स्क्वेयर माइनस ए बी का पद तो आएगा ही आएगा, साथ में बी टी और माइनस ए टी में से अगर आप माइनस का t कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ पे a माइनस बी प्राप्त होता है और बट्टे में यहाँ पर रहेगा टी स्क्वेयर माइनस का ए बी, यहाँ आएगा डी टी, ये बन जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन को 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। जब मैं अंश में हर का भाग दूंगा तो टी स्क्वेयर माइनस ए बी में जब टी स्क्वेयर माइनस ए बी का भाग देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 dt
और माइनस में देखिए बच्चों t इंटू ए माइनस बी में जब टी स्क्र माइनस ए बी का भाग देंगे तो चूंकि a माइनस बी का चरासी वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और यहाँ बचेगा t बटे टी स्क्र माइनस का ए बी और बराबर में आपके पास आएगा 2x और प्लस का c1। अब देखिए बच्चों सिंपल 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे होता है t। अगर बच्चों इस इंटीग्रेशन को 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अंश में विद्यमान है। इसका मतलब यहाँ पे बाहर तो a माइनस बी बटे 2 रहेगा। चूंकि हर का अवकलन जो है वो अंश में विद्यमान है इसलिए यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लोग हर हो जाएगा। तो ये आएगा लोग टी स्क्र माइनस का ए बी और बराबर में आएगा 2x प्लस c1। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो वापस रखेंगे। तो t का जो मान है बच्चों वो हमने यहाँ पे x प्लस वाई माना था, तो यहाँ पे t के स्थान पे हम रखेंगे x प्लस वाई। यहाँ पे माइनस का a माइनस बी बट्टे 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आएगा लोग, यहाँ पे x प्लस वाई की लगेगी होल स्क्वायर और माइनस का ए बी और बराबर में आएगा 2x प्लस c1। अब देखिए बच्चों x प्लस वाई का जब पक्षांतरण करेंगे तो 2x में से x घटाएंगे तो हमारे पास बच्चों यहाँ x बचेगा, प्लस वाई इधर जाकर माइनस का y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का a माइनस बी रहेगा और माइनस का जब अंदर गुणा करूँगा बच्चों तो ये b माइनस ए बट्टे 2 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपके पास लोग x प्लस वाई की होल स्क्वायर माइनस का ए बी और c1 इधर आकर एक नया अक्षर c बना लेगा जहाँ पे c जो है वो माइनस c1 को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए बच्चों इस रूप में जो है हमें हमारा अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमने किस प्रकार से सोल्व किया। हमने सिंपली यहाँ पे x प्लस वाई को t मानकर dy बटे dx की यहाँ पे वैल्यू निकाली और चरों के पृथक्करण योग्य अवकलन समीकरण हमने यहाँ से प्राप्त कर ली। उसके बाद में चरों का पृथक्करण करके समाकलन की नॉर्मल विधि से हमने इसका इंटीग्रेशन करके हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लिया। चलिए बच्चों यहाँ पे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे समघातीय फलन। हमने चरों में पृथक्करण हो के योग्य होने वाले अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन पढ़ लिया है 12.5 में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12.6 समघातीय फलन, समघातीय अवकलन समीकरण को सोल्व करने के तरीके। देखिए बच्चों समघातीय फलन होता क्या है। कोई भी फलन, कोई फलन अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स वाई की बात करूँ, कोई फलन एफ एक्स वाई एन घात का समघातीय फलन कहलाता है। एन घात का समघातीय फलन कहलाता है यदि एन घात का समघातीय फलन कहलाता है यदि f लैम्डा x लैम्डा y से आपको लैम्डा की घात n एफ एक्स वाई प्राप्त होता हो। कहने का मतलब बच्चों आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इस समीकरण का मतलब आपके पास एक फलन है एफ एक्स वाई यानी x और y के पदों में आपके पास एक फलन है। अगर आप x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से प्रतिस्थापित करते हो तो फलन जो है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाए। x को लैम्डा x और y को लैम्डा y में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से लैम्डा की कोई घात बाहर कॉमन आ जाए और वापस आपको एफ एक्स वाई का पद जो है अंदर प्राप्त हो जाए। तो लैम्डा के ऊपर जो घात आती है बच्चों, जो घात आपको लैम्डा के ऊपर प्राप्त होती है ये फलन जो है वो उसी घात का समघात फलन कहलाता है। अगर यहाँ पे घात n प्राप्त हुई है तो ये n घात का समघातीय फलन कहलाएगा। अगर यहाँ घात 3 प्राप्त होती है तो 3 घात का, अगर यहाँ घात 1 प्राप्त होती है तो 1 घात का समघातीय फलन, अगर यहाँ पे घात 0 प्राप्त होती है तो 0 घात का समघातीय फलन ये कहलाता है। अब देखिए बच्चों मैं आपको इसके उदाहरण बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मेरे पास एक फलन है एफ एक्स वाई बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अगर बच्चों इस फलन के अंदर ये फलन समघातीय फलन है या नहीं है, आप कैसे पहचान करोगे। सिंपल बच्चों, आपको x के स्थान पे आपको लैम्डा x रखना है, y के स्थान पे आपको लैम्डा y रखना है और ये परिवर्तन जब इसमें करेंगे बच्चों तो ये बनेगा लैम्डा की क्यूब x क्यूब।
ये बनेगा लैम्डा की क्यूब वाई क्यूब। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई आएगा और यहाँ पर लैम्डा की क्यूब एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों, जब आप यहाँ पे लैम्डा की क्यूब बाहर कॉमन लेते हो तो आपको अंदर यहाँ पे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर का पद जो है वो प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे लैम्डा की क्यूब और यहाँ पे वापस जो है आपको एफ एक्स वाई प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे आपने एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई में कन्वर्ट किया तो आपको यहाँ पे लैम्डा की घात 3 जो है वो बाहर प्राप्त हो रही है और अंदर जो है वो फलन एफ एक्स वाई वापस प्राप्त हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये 3 घात का समघातीय फलन है। चूंकि लैम्डा के ऊपर घात 3 प्राप्त हुई है, इसका मतलब ये 3 घात का समघातीय फलन है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फलन ले लिया एफ एक्स वाई बराबर में 3x और प्लस का 4y। अब देखिए बच्चों, अगर x को मैं यहाँ पे लैम्डा x और y को लैम्डा y में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनेगा 3 लैम्डा x और ये बनेगा 4 लैम्डा y। अब देखिए बच्चों, दोनों में से यहाँ पे लैम्डा की घात 1 कॉमन आ रही है, अंदर वापस 3x प्लस 4y के रूप में आपको वही फलन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लैम्डा की घात 1 एफ एक्स वाई के रूप में आपको यहाँ पे ये परिवर्तन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये फलन जो है वो 1 घात का समघातीय फलन है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल ये यहाँ ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स वाई बराबर लेता हूँ 10x बट्टे वाई, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे एफ एक्स वाई बराबर में 10x बट्टे वाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x को लैम्डा x और y को अगर मैं लैम्डा y में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 10 लैम्डा x बट्टे में यहाँ पे लैम्डा y, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10x बट्टे y और इसको मैं लैम्डा की घात 0 10x बट्टे y भी लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि लैम्डा की घात 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर वापस वही फलन आपको जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो 0 घात का समघातीय फलन है। परंतु बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और फलन के बारे में चर्चा करूँ कि अगर मेरे पास फलन है यहाँ पे एफ एक्स बराबर सेक एक्स प्लस का 10y, अगर मैं ये फलन लेता हूँ और हम यहाँ पे x को लैम्डा x y को लैम्डा y में कन्वर्ट करते तो मेरे पास यहाँ पे सेक लैम्डा x आएगा और यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 लैम्डा y आएगा। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लैम्डा जो है वो बाहर कॉमन नहीं ले सकता, मैं इसको इस रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि दिया गया फलन जो है वो समघातीय फलन नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा होगा यहाँ पर एक और तरीका भी है, इसका बहुत आसान तरीका भी है इसको पहचानने का। समघातीय फलन का मतलब होता है समघात, यानी समान घात वाला फलन जिसमें प्रत्येक पद की घात जो है वो समान हो। यहाँ पर ये पहला पद है, इसकी घात 3 है, ये दूसरा पद है, इसकी घात 3 है, यहाँ पर तीसरे पद की टोटल घात भी 3 होगी क्योंकि 2 और 1 टोटल मिलाएंगे तो 3 होगी। यहाँ पर चौथे पद की टोटल घात भी 3 है, 1 और 2 मिलाएंगे तो 3 होगी। इसी प्रकार आप डायरेक्ट भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, x की घात 1 है, यानी पहले पद की घात 1 है, यहाँ पे दूसरे पद की घात भी 1 है, तो ये 1 घात का समघात फलन हो गया। यहाँ पर ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 आपस में कैंसिल होकर हम कह सकते हैं कि 0 घात का यहाँ पे अवकलन समीकरण हो गया, समघातीय फलन हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे समघातीय फलन की जो पहचान है वो मैंने आपको बता दी और ये फलन जो है वो समघात फलन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक बार जब हम लोग पहचान कर लेंगे कि ये फलन समघात फलन है तो उसको सोल्व करने की जो विधि है उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, जब एक बार हम लोग पहचान कर लेते हैं कि दिया गया फलन जो है वो समघातीय फलन है तो उसको हल करने की विधि जो है बच्चों वो क्या होगी, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब आप एक बार पहचान कर लो कि दिया गया फलन जो है वो समघातीय फलन है तो आप दिए गए फलन को आप dy बाई dx बराबर में एफ एक्स वाई के रूप में अरेंज करेंगे। यूँ कहिए कि समघातीय अवकलन समीकरण की अगर मैं बात करूं तो अगर आप उस अवकलनीय समीकरण से ये पता लगा लो कि दी गई अवकलन समीकरण जो है वो एक समघातीय अवकलन समीकरण है तो आप वहां से dy बटे dx बराबर एफ एक्स वाई के रूप में आप उसको अरेंज कर लेंगे और आपको वहाँ पे हमेशा जो है एक ही तरह से प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करनी होगी। आपको वहाँ पे y बराबर vx जो है वो प्रतिस्थापित करना होगा। तो
तो देखिए बच्चों, समघात फलन की पहचान होने के बाद में आपको उस फलन में y बराबर vx जो है वो प्रतिस्थापित करना होता है, और उसके बाद में यहाँ से आप dy बाई dx का मान निकालेंगे जो कि v प्लस एक्स डी बटे dx के रूप में आपको प्राप्त होगा। और ये दोनों ही वैल्यू आपको समीकरण नंबर 1 में रखनी है, जिससे समीकरण नंबर 1 जो है बच्चों x और v में कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ से y का विलोपन हो जाएगा, और x और v में जो समीकरण आपको प्राप्त होगी वहाँ से चरों की पृथक्करण विधि बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम चरों की पृथक्करण विधि वहाँ पे अप्लाई करके हम सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे, और लास्ट में वापस हम v की वैल्यू जो है वो वापस रख देंगे। v की वैल्यू यानी कि y बटे x जो हम वहाँ पे वापस रख लेंगे और अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाए कि दी गई अवकलन समीकरण जो है या दी गई अवकलन समीकरण में जो पद आए हैं वो सारे के सारे समघातीय फलन हैं, तो बच्चों आपको सबसे पहले उस अवकलन समीकरण को dy बटे dx के रूप में आपको अरेंज करना होगा, यानी आपको वहाँ से dy बटे dx की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद में आपको वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के अनुसार y बराबर वहाँ पे vx पुट करना होगा, और यहाँ से आपको dy बटे dx का मान निकालना होगा जो कि v प्लस एक्स डी बटे dx के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू आपको समीकरण नंबर 1 में रखनी है, जिससे समीकरण नंबर 1 से चौरासी y का विलोपन हो जाएगा, और आप वहाँ से जो समीकरण प्राप्त करेंगे वो पूरी तरह से v और x के पदों में होगी, और वहाँ से चरों की पृथक्करण विधि जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो बच्चों हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन एक बात और बता दूं, किसी कंडीशन में अगर यहाँ पे dy बाई dx के स्थान पे dx बटे dy का रूप यहाँ पे आता है, dx बटे dy का रूप आता है, और आप यहाँ पे fxy यानी इस रूप में अगर आप समीकरण को अरेंज कर पाते हो, तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन के तौर पे y बराबर vx नहीं बल्कि x बराबर vy मानना होगा। इस कंडीशन में आपको x बराबर vy मानना होगा, और आप यहाँ से इसका y के सापेक्ष अवकलन करके dx बटे dy निकालेंगे जो कि v प्लस वाई dv बटे dy के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको बच्चों ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन में समीकरण नंबर 1 में आपको रखनी होगी, जिससे यहाँ से इस बार x का विलोपन होगा और पूरी समीकरण जो है वो v और y के रूप में प्राप्त हो जाएगी, और चरों का पृथक्करण जो है वहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना होगा कि वो समीकरण जो है वो dy बाई dx के रूप में प्राप्त हो रही है या dx बटे dy के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। तो बच्चों अब हम लोग इस 12.6 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको ये विधि जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 12.6 का हम यहाँ पे पहला सवाल करने जा रहे हैं। हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब डी वाई बराबर 0। आप देख सकते हैं बच्चों, दिया गया यहाँ पे जो पद है, यहाँ पे इस प्रत्येक पद में जो है वो घातें समान है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले पद में जो एक्स और वाई की टोटल घात है वो 3 है, दूसरे पद में जो x की टोटल घात है वो 3 है, तीसरे पद में जो x की टोटल घात है वो 3 है, यानी प्रत्येक पद में जो है वो x और y की घातें समान है। इसका मतलब यहाँ पे समघातीय अवकलन समीकरण है। या आप इसको इस प्रकार से लिखकर भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरे फलन को fxy बराबर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब डी वाई के रूप में अरेंज करता हूँ, और अगर मैं x को यहाँ पे लैम्डा x और y को अगर मैं लैम्डा y से प्रतिस्थापित करूँ, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे लैम्डा की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई dx और माइनस यहाँ पे मुझे लैम्डा की क्यूब x की क्यूब प्लस लैम्डा की क्यूब y की क्यूब और dy मुझे प्राप्त होगा। जैसे ही मैं लैम्डा की क्यूब बाहर कॉमन लेता हूँ, मुझे अंदर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस में एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब डी वाई के रूप में वापस फलन एफ एक्स वाई जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 3 घात की अवकलन समीकरण आपको प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, जब एक बार ये कंफर्म हो जाए कि दी गई अवकलन समीकरण जो है वो समघात अवकलन समीकरण है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स की। जब आप यहाँ से dy बटे dx का मान निकालेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है dy बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स की घात 3 प्लस y की घात 3, और आप इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मैंने जैसा आपको बताया था कि dy बाई dx की वैल्यू प्राप्त करने के बाद में आपको वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करनी होगी, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे y बराबर vx रखना होगा, और आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx। तो देखिए बच्चों क्या आएगी, dy बटे dx का मान हमें प्राप्त होगा यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बटे dx,
और ये दोनों वैल्यू ही जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर वाई के स्थान पे जब बच्चों मैं y की वैल्यू vx रखूँगा तो मुझे यहाँ पे vx की क्यूब प्राप्त होगा। x की घात 3 में कोई परिवर्तन नहीं, y की घात 3 के स्थान पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये v की घात 3 और x की घात 3 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अंश और हर में यहाँ से x की क्यूब जो है वो कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास केवल v बटे 1 प्लस वी की घात 3 के रूप में एक पद प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों आप यहाँ से जब इस v का इधर पक्षांतरण करेंगे तो आपको यहाँ पे x डी वी बटे डी एक्स बराबर में v बटे 1 प्लस वी की घात 3 माइनस वी प्राप्त होगा। जब आप यहाँ पे लघुत्तम 1 प्लस वी की घात 3 लेंगे तो यहाँ आपको v माइनस वी की घात 4, तो v से v कैंसिल होकर माइनस वी की घात 4 बटे 1 प्लस वी की घात 3 के रूप में एक v का पद प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों हम यहाँ से x डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस वी की घात 4 बटे 1 प्लस वी की घात 3 से चरों का पृथक्करण बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब समीकरण जो है वो v और x के पदों में ही हमें प्राप्त हुई है। y का यहाँ से विलोपन हो गया है। चरों का पृथक्करण करेंगे बच्चों तो dv की तरफ तो ये पूरा का पूरा v का पद आएगा और x dx जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो देखिए बच्चों जब इस पद का पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 प्लस वी की घात 3 बटे वी की घात 4 dv और यहाँ से x बटे dx जब पक्षांतरण होकर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो बन जाएंगे dx बटे x। और अब हम बच्चों दोनों पक्षों का कर लेंगे समाकलन। देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करूँगा तो पहला समाकलन 1 बटे वी की घात 4 आएगा और दूसरे समाकलन की बात करें बच्चों तो वो भी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा। तो v की घात 3 में v की घात 4 का भाग देंगे तो वो 1 बटे v प्राप्त होगा और यहाँ से बच्चों dx बटे x प्राप्त होगा। देखिए बच्चों यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस v की घात 4 ऊपर जाकर v की घात माइनस 4 बना लेगा। यहाँ पर माइनस 1 बटे v एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे dx बटे x भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए बच्चों v की घात माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे और वही पद जो है वो भाग में आना चाहिए। तो -4 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये v की घात -3 बनेगा, बट्टे में भी -3 आएगा। 1 बटे v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा, dx बटे x का इंटीग्रेशन यहाँ पे log x हो जाएगा और एक अचर राशि के तौर में यहाँ पे log c1 ले लेता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ से माइनस हो जाएगा कैंसिल और ये जो v की घात -3 है ये भाग में आकर यहाँ पे 3v की घात 3 बना लेगा और log v का जब इधर पक्षांतरण करूँगा बच्चों तो ये आ जाएगा log x प्लस का log v और प्लस का log c1 के रूप में आपको ये तीनों पद जो है वो योग के रूप में प्राप्त होंगे। बच्चों log के गुणधर्म से अगर ये तीनों पद आपको योग में प्राप्त हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये तीनों ही पद log के गुणधर्म के अनुसार गुणा में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये x v c1 आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे तो v बराबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y बटे x हमें प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमने प्रतिस्थापन यूज किया था y बराबर vx, यहाँ से जब v की वैल्यू निकालेंगे तो वो y बटे x प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पे v के स्थान पे हम y बटे x रखेंगे तो यहाँ v के स्थान पे y बटे x रखेंगे बच्चों तो y की क्यूब बटे x की क्यूब प्राप्त होगा, वो x की क्यूब चला जाएगा अंश में। तो कहने का मतलब यहाँ पे x की क्यूब बटे 3y की क्यूब प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको log x इंटू वी के स्थान पे y बटे x इंटू में c1 प्राप्त होगा। देखिए बच्चों जब log इधर आएगा, log का पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरा पद e की घात के तौर पे चला जाएगा। यहाँ x कैंसिल होकर केवल आपको यहाँ पे y c1 प्राप्त होगा और यहाँ पर बच्चों आपको e की घात x की घात 3 बटे 3y की घात 3 का पद प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो c1 पक्षांतरण होकर 1 बटे c1 बनेगा जो कि नया अचर c बना लेगा और यहाँ पर e की घात के रूप में x की घात 3 बटे 3y की घात 3 का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे c जो है वो मैंने 1 बटे c1 को माना है और यहाँ से मेरा सॉल्यूशन जो है वो y बराबर c इंटू ई की घात x की घात 3 बटे 3y की घात 3 के रूप में
प्राप्त हो गया। तो देखा बच्चों यहाँ पे समघात अवकलन समीकरण को मैंने किस प्रकार से सोल्व किया है। सबसे पहले आपको समघात अवकलन समीकरण की पहचान करनी होती है, उसके बाद में आप इसको dy/dx के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में प्रतिस्थापन y बराबर vx लेते हुए dy/dx का मान निकालोगे। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखोगे, आपकी ये जो अवकलन समीकरण है ये पूरी तरह से x और v के पदों में प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पर चरों का पृथक्करण यानी v का चर अलग और x का चर जो है वो आपको अलग लेना होगा। दोनों पक्षों का नॉर्मल समाकलन की विधि से इंटीग्रेशन करके v की वैल्यू वापस आपको y/x के रूप में रखनी होगी और हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। समघात अवकलन समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा करना होगा और पीछे के क्वेश्चंस भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। हमने पीछे के सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ और कंटिन्यूटी के साथ लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।